एमबीबीएस आपका फर्स्ट चॉइस था जब आप स्कूल में थे? आप क्या बनना चाहते थे जब आप स्कूल में थे? मैं इंजीनियर बनना चाहता था। 10th Parents तक और तो हाँ। मेरा यही प्लान था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, बट फैमिली प्रेशर था। तो रैगिंग हुई थी सर या नहीं? तो ये पहले एमबीबीएस में बहुत रैगिंग होती है। एंड हॉस्पिटल जो ओपन किया तो आपको कुछ रिग्रेट होता है यार मेरे को अभी अगर मैं नहीं भी खोलता तो 4-5 लाख रुपए में किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अर्न कर रहा होता? तब ये था कि जब जॉब कर रहा था तो जेब में पैसा रहता था, जी इंजॉय कर रहा होता था लाइफ का भी। अभी थोड़ा सा ये है कि फोकस अभी पूरा हॉस्पिटल पे ही है। Hello everyone, welcome to you all once again. Today we have very special guest, Dr. शैलेंद्र तिवारी, हिरन MBBS MS जनरल सर्जरी। अपने एक हॉस्पिटल चलाते हैं देहरादून के अंदर, बड़ी फेमस हॉस्पिटल है आज की डेट में आयशा वेलनेस क्लिनिक या हरबटपुर एक जगह पड़ती है देहरादून के अंदर तो हम जानेंगे कि उनकी जर्नी में कि उन्होंने गवर्नमेंट में जॉब किया एंड फिर कॉर्पोरेट में जॉब किया और अपना हॉस्पिटल अभी रन कर रहे हैं तो बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने सक्सेसफुली जो है एक आशा वेलनेस क्लिनिक को 2 साल होने वाले हैं अभी। जी जी जी। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए सर, आप कहाँ से हैं और आपने कहाँ से पढ़ाई किया है? नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी, मैं MBBS MS जनरल सर्जन हूँ। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो करनाल हरियाणा से है। ओके। तो स्टार्टिंग की एजुकेशन मेरी सारी वहीं से हुई। फिर उसके बाद MBBS के लिए मैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली गया। फिर MBBS के बाद भारतीय विद्यापीठ पुणे से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MS जनरल सर्जरी से किया। डॉक्टर शैलेंद्र की जो जर्नी है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अपने पूरे खानदान के पहले डॉक्टर हैं, फर्स्ट जन डॉक्टर हैं। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि यार किसी के फादर ऑलरेडी डॉक्टर हैं तो उनको एक एडवांटेज मिल जाता है, राइट? जी। तो इन सब में कोई भी ऐसा एडवांटेज नहीं था, समझो पहले डॉक्टर हैं अपनी फैमिली से एंड अभी तक एक अपना हॉस्पिटल रन करना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एंड ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस। सर थोड़ा बताइए सर, आपने MBBS आपका फर्स्ट चॉइस था जब आप स्कूल में थे? आपने क्या बनना चाहते थे जब आप स्कूल में थे? जब मैं स्कूल में था एक्चुअली मैं इंजीनियर बनना चाहता था। ओके, तो मतलब प्रेशर 10th पेरेंट्स तक और तो मेरा यही प्लान था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, बट फैमिली प्रेशर था। तो मेडिकल और मतलब नॉन मेडिकल दोनों सब्जेक्ट ले लिए थे 11th में। फिर 11th में मैंने मतलब अपने घर में बोला कि दोनों मुझसे नहीं हो रहे हैं तो मुझे एक छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, नॉन मेडिकल छोड़ दो, मेडिकल कर लो। ओके। तो तब तक इंटरेस्ट नहीं था। फिर हाँ, जब 12th में आया फिर मेडिकल किया, फिर मेरे को था कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है। फिर MBBS में गया, MBBS हुआ। फिर MBBS में डिसाइड कर लिया था कि सर्जन ही बनना है। तो मतलब फैमिली वालों ने क्या बोला आपको कि आप MBBS कर लो, लाइफ सेट है? हाँ, बिल्कुल। तो आज की डेट में MBBS वाले बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? पर ये मीम भी चल रहा है आजकल। MBBS कर लो, लाइफ सेट है। जनरली लोग वही बोलते हैं कि बीटेक कर लो या अगर आप IIT से या आपने MBBS कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है। बट मेडिकल की दुनिया में आज की डेट में विदाउट PG कोई वैल्यू नहीं है बेसिकली MBBS सिंगल डिग्री। जी बिल्कुल, मतलब स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है कि आप किन सिचुएशंस पे हैं और कहाँ पे हैं, आपकी मतलब लोकेलिटी क्या है और क्या किस उसमें हैं। तो सर आपने जब MBBS कर रहे थे आपके मेडिकल स्कूल में कुछ अगर आप थोड़ा सा जर्नी शेयर करना चाहें, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? लर्निंग या कुछ डिफ़िकल्टीज या कुछ ऐसा वांट टू शेयर समथिंग कि जो नहीं होना चाहिए आपको लगता है कि उस टाइम पर कुछ करिकुलम चेंज या कुछ भी एनीथिंग? नहीं, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेसफुल तो रहता ही है MBBS। मेन तो फर्स्ट ईयर रहता है, हम अपना घर बार छोड़ के सीधे कॉलेज में जाते हैं। तो रैगिंग हुई थी सर या नहीं? तो ये पहले MBBS में बहुत रैगिंग होती है। हाँ, रैगिंग उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो मतलब जो पीक होता था रैगिंग का वो सारा झेला है। तो उस टाइम पे स्टडी करना और साथ साथ रैगिंग देना भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता था। इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। बहुत लोग होते हैं कि जो क्विट भी कर जाते हैं, पर वो एक पार्ट होता है लाइफ का ना। रैगिंग भी एक लाइफ का पार्ट है। वो हमें सिखाते हैं कि आज की डेट में जो हमारे आगे
चुनौतियां आ रही हैं उनसे कैसे लड़ना है, तो हम उस टाइम पे प्रिपरेशन शुरू हो जाती है एमबीबीएस में। यस आई एग्री, बेसिकली मेरी भी बहुत रैगिंग हुई थी व्हेन आई वाज इन माय फार्मेसी स्कूल। अब तो ये एक पार्ट है तो लाइफ का, और छोटी मोटी तो होती रहती तो है। इनसे घबराना नहीं होता है, बस Yes. यही है कि चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, बीत जाते हैं, कहते हैं ना Yes. कि उस टाइम स्ट्रगल था, आज वही दिन याद आते हैं कि लगता है कि हाँ वो इतना वो अच्छे दोबारा नहीं आ सकता वो फेज ना। से। यस यस। तो सर आपके पहली जॉब एमबीबीएस के बाद आपने कोई जॉब किया था, तो क्या जॉब आपका था? मैं एमबीबीएस के बाद मैं एमएस करने चला गया था। डायरेक्टली हाँ। मतलब एमएस करने चले हाँ। गए? अच्छा अच्छा। तो फिर उसके फिर एमएस की जर्नी बताइए नो, कि जनरली बहुत सारे लोग नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत साल लगा देते हैं नो। अगर आप जाएंगे दिल्ली के अंदर, स्पेशली द एम्स के पीछे का जो पूरा एरिया है, सारे लोग एफएमजी और नीट पीजी गौतम नगर। यस यस यस, आपको वहाँ पे मिलेंगे, राइट? हाँ जी। तो वो ये कैसा फेज है, लोग 3-3 4-4 5-5 साल लगा दे रहे हैं और उनको मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पा रहा है। वो थोड़ा स्ट्रगल तो है ही है इसमें। अब मेन होता है कि आपका कंपटीशन, अगर आप ये सोचें कि आपका कंपटीशन हजारों लाखों लोगों से है, तो थोड़ा जी। डिफिकल्ट हो जाता है। आप बस खुद को ही डेली इम्प्रूव करते रहिए। आप सोचिए कि हाँ आपका मुझसे ही कंपटीशन है, जो कल होगा मैं आज से बेटर होऊंगा, तो एक दिन आप सक्सेस जरूर पा लेंगे उसमें। तो एमएस बनने के बाद फिर आपका पहला जॉब कौन सा था और कितने आवर्स का जनरली ड्यूटी आवर्स थे? ड्यूटी आवर्स तो एमएस के बाद मैंने ये करनाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ज्वाइन किया था एज ए सीनियर रेजिडेंट। ओके। तो ड्यूटी आवर्स का तो उसमें मतलब कोई वो नहीं रहता है कि आपको 6 घंटे जनरली 8 बोलते हैं सर घंटे कि 72 आवर्स का कंटिन्यूअसली, कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ वो क्या? रहता है। वो मेरे पीजी टाइम में भी काफ़ी रहा था लगातार। तो आपने एक लॉन्गेस्ट कितने घंटे काम किया कंटिन्यूअसली, अगर आप बता पाए तो? लॉन्गेस्ट जो मैंने मतलब याद है मुझे कि 5 डेज मैं लगातार काम किया था। उसमें मैं टोटल 8 आवर्स की स्लीप ली थी, जिसमें कभी 2 घंटे पर डे या 1.5 घंटा पर डे होता था। That's why Medico is going ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज 40 आवर वीकली वहाँ काम करना होता है। यहाँ पर जो एक महीने का जो काम है ना, पूरा एक वीक में काम किया तो बेसिकली। वो 5 दिन आईसीयू में एक पेशेंट था, काफ़ी सीरियस पेशेंट था, तो हर आधे घंटे में रिपोर्टिंग करनी होती थी कि क्या है। फर्स्ट ईयर था मेरा पीजी का, तो वो 5 डेज बहुत हॉरिबल ऐसा था कि मैं प्रोफेसर को राउंड दिला रहा था और मैं प्रोफेसर पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे और मैं दीवार के सहारे ऐसे खड़ा हुआ था और मैं खड़े खड़े सो गया। तो मुझे जो डांट पड़ी और मतलब उनको पता ही नहीं है 5 दिन से बंदा अपने रूम पर ही नहीं गया है, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे सो रहा है, सोने को टाइम ही नहीं है, राइट? हाँ, तो वो काफ़ी मतलब टफ फेज था। एसआरशिप में भी यही सेम चीज़ प्रॉब्लम रहती है कि आपको करना होता है। मतलब इससे हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं, बट ये रहता है कि अब जाके समझ में आता है कि नहीं, अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सा वो करना चाहिए, तभी आप हेल्दी रहेंगे तो आप आगे भी अच्छी सेवाएं दे सकेंगे लोगों को। जी जी जी। तो ये एक वर्क लाइफ बैलेंस वाला एक बहुत ज़्यादा इश्यूज अभी सुनने में आ रहा है मेडिकोस के अंदर, मेडिकोस के साथ बहुत ही लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है। हाँ, इसमें तो प्रॉब्लम रहती ही है कि इसको वर्क लाइफ बैलेंस करना तो कभी कभी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और एक मतलब यूजी या पीजी इंटर्नशिप की ट्रेनिंग या पीजी की ट्रेनिंग ही कह लो कि वो आज तक हमारी लाइफ में है कि हाँ पेशेंट आया है तो 5 मिनट के अंदर उसको अटेंड करना है। वो चीज़ आज भी हमारे मन में रहती है कि हाँ पेशेंट आया, भागो और देखो सबसे पहले उसको कि क्या तो कल्पना चावला के बाद फिर आप कौन सा नेक्स्ट जॉब था आपका? नेक्स्ट जॉब फिर मैं दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में रहा। वहाँ कितने समय रहे? वहाँ क्या? करीब 7-8 महीने में न्यूरो सर्जरी में सीनियर रेजिडेंट था। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में ही प्राइवेट हॉस्पिटल है पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर वहाँ चले गए? हाँ, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो फिर ये कॉर्पोरेट में और गवर्नमेंट में ये वर्क लाइफ वाला अगर आप तो कंपेयर करें कि कहाँ ज़्यादा काम करना पड़ता था, और अगर देखें पैसे कितना ज़्यादा मिल रहे थे जनरली लोग शिफ्ट? ऑब्वियसली पैसा तो ज़्यादा कॉर्पोरेट में ही है ना, पर गवर्नमेंट में ये रहता है कि सेटिस्फेक्शन रहता है, आप ज़्यादा पेशेंट देख रहे हैं और आपको ज़्यादा लर्निंग मिल रहा है, आपको सीखने हमारा अर्ली डेज में है तो गवर्नमेंट प्रेफर करें, आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। पैसे के पीछे स्टार्टिंग में तो ना ही भागें, पहले काम के पीछे भागें, काम आ जाएगा, पैसा कुछ टाइम के बाद अपने आप आ जाएगा। तो जनरली सर अगर एक एमएस करने के बाद जनरल सर्जन को कितना ऑन एन एवरेज सैलरी मिल रहा है आजकल, मतलब इन जनरल कॉर्पोरेट में?
या गवर्नमेंट में अगर हम बात करें गवर्नमेंट तो? में तो इट्स अराउंड 80,000 टू 1 लाख 1.2 लाख ओके, और कॉर्पोरेट में यही 2.5 टू 4। मतलब 3x कॉर्पोरेट पे कर देता है अगर हम हाँ। गवर्नमेंट से कंपेयर करें। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम का यार, इतना अगर कम सैलरी दोगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग एक डॉक्टर ही करे, राइट। देखो एक एमओ की सैलरी 50-60 हज़ार ही होती है और उससे इतना काम लिया जाता है। बेसिकली आप देखो किसी CIC PSC पे, वो भी किसी एक गांव में वहाँ पर वो जो है काम कराए, राइट। तो अगर गवर्नमेंट को यही आप सर आपको क्या लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब क्यों फेलियर हो जाए, मतलब लोग क्यों क्विट कर जाते हैं गवर्नमेंट सेटअप में, ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते लोग? गवर्नमेंट से तो वही सैलरी का इशू आ जाता है, फिर काम भी वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं कि आजकल सुकून हो थोड़ा लाइफ में। अगर जैसे फॉर एग्जांपल उसी को अगर 1.5 से 2 लाख रुपए कर देती है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली वो बंदा मैक्सिमम डॉक्टर्स जुड़े रहेंगे। Yes. तो इसी को अगर फिक्स कर दे, बिकॉज गवर्नमेंट का इतना बजट है और यहाँ पर पैसा कटिंग कर रहे हैं, फिर लोग करप्शन करने लगते हैं, उल्टे सीधे चीज़ें करते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारी जो है कंप्लेंट्स भी आती रहती हैं। तो जनरली अगर आप कंपेयर करें गवर्नमेंट सेटअप में आपने काम किया और प्राइवेट में भी, तो क्या लर्निंग रही आप गवर्नमेंट से और प्राइवेट में दोनों में कंपेरिजन करें तो? कॉर्पोरेट में क्या सीखने को मिला सीख लिया आपको ऐसा? कॉर्पोरेट में तो मतलब एक कॉर्पोरेट कंपनी के साथ भी जुड़ा था मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, बट वही था कि थोड़ा सा अनएथिकल उसके लिए मतलब प्रेशराइज किया जाता था, तो बट मेरे को वो बहुत जल्दी वो छोड़ना पड़ा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना ही कुछ सेटअप स्टार्ट करता हूँ, तो फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना हॉस्पिटल बनाया। जैसे कि एक फर्स्ट जर्नी डॉक्टर की नहीं है, एक हॉस्पिटल खोलना भी एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू नीड मनी टू ओपन ए हॉस्पिटल, राइट। एंड आपको हॉस्पिटल में क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल एंड लॉट ऑफ थिंग्स सो अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर जर्नी की एज ए मेडिकल डॉक्टर, तो आपने कहाँ से सीखा, आपने कहाँ से स्टार्ट किया? बेसिकली किसी ने आपको हेल्प किया, कहीं से आपने लर्न किया, कोई कोर्स किया आपने, कैसे स्टार्ट करना है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक्चुअली हुआ ये कि हम 4-5 डॉक्टर्स थे, फ्रेंड्स थे, हमने डिसाइड किया कि हम एक हॉस्पिटल खोलते हैं और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते। तो सर हॉस्पिटल का आपका क्या विज़न क्या जब आपने ओपन किया था, और अभी तो 2 साल उसको कंप्लीट हो गए हैं आशा वेलनेस क्लिनिक को? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि 4-5 लोग थे, हम काफ़ी R&D करते रहे हम और काफ़ी घूमते रहे। 8-9 महीने वेस्ट हो गए, कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अकेले ही शुरू करूँगा, कुछ भी होगा। पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि एक जगह है, मतलब पेरिफेरी में देखा मैंने। तो सबसे पहले आपने जो है सिलेक्शन किया कि कौन सी जगह खोलना चाहिए। तो आपने ऐसा क्या पैरामीटर देखे कि आपने कि यहाँ पर खोलना चाहिए, क्या ऐसे फैक्टर्स आपने नोट किए? मैं ये देखा है कि मोस्टली लोग जो है सेंटर की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो मैंने एक ऐसी जगह को चुना कि जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि देहरादून या उत्तराखंड का बॉर्डर ही है। जी जी जी। जिससे लगता है आपका एक तरफ हिमाचल प्रदेश लगता है, दूसरी तरफ यूपी लगता है, और उस रीजन में मतलब काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी प्रॉब्लम लोगों को थी कि एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा सेटअप वहाँ पे नहीं था। तो देखो अगर जहाँ सरकार जो हॉस्पिटल राइट नाउ वहाँ से अगर देहरादून आएंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा ऑन एन एवरेज, बिकॉज इतना जाम मिल रहा है आजकल देहरादून में भी। एंड अगर कोई पेशेंट आ रहा है रूरल एरिया से, तो ऑब्वियसली तो हॉस्पिटल तो फर्स्ट पड़ेगा, तो वहीं पर दिखाना चाहेगा वो, राइट? हाँ, तो उससे ये है कि मतलब अब लगता है कि काफ़ी लोगों की हम मतलब जान भी बचा चुके हैं वहाँ पे। इमरजेंसी आई कि लोग वहाँ अगर हॉस्पिटल ना होता, और वो मतलब पहले के लोगों में भी रहा होगा कि वो वहाँ से देहरादून आते, 55 किलोमीटर है करीब, तो करीब 2 घंटे आप मान के चलिए कि लग जाते हैं जी। तो उस दौरान मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट आपने जो है एक लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में फिर आपने क्या नेक्स्ट स्टेप लिया? तो मेरा विज़न यही था कि ऐसी जगहों पे छोटे छोटे ऐसे हॉस्पिटल खोले जाएं कि जिनसे लोगों को फैसिलिटी भी मिल जाए, और मतलब लोगों को इतनी दूर ना भागना पड़े, एक छोटे से सेटअप में सब कुछ लोगों को मिल जाए। जी जी। तो उस विज़न के साथ में मैंने वो आशा वेलनेस क्लिनिक स्टार्ट किया था 2 साल पहले। तो उसका भी एक अलग ही वो है कि मैंने अपने मतलब मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं पता था, मेरे अकाउंट में भी हार्डली 2 या 3 लाख रुपए रहे होंगे, और मैंने हॉस्पिटल प्लान करके शुरू कर दिया था। दिस इज़ वेरी गुड।
यू नीड टू स्टार्ट बेसिकली, यू नो, लोग प्लानिंग ही करते रहते हैं कि भैया 50 लाख 1 करोड़ रुपया हम इकट्ठा कर लें, फिर हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम कोडिंग करेंगे। सर ने कहा 3 लाख रुपए थे अकाउंट में और इन्होंने वहीं से स्टार्ट किया, राइट। तो सर आपने आइडेंटिफाई करने के बाद फिर क्या किया? बिल्डिंग रेंट पे लिया कि जगह लिया, क्या किया? बिल्डिंग लीज पे ली मैंने। उसके बाद उसको पूरा मॉडिफाई किया, उसको तैयार किया। फिर चैलेंजेस ये थे कि मैं ये नहीं चाहता था कि पहले मैं बैठूं और फिर एक धीरे धीरे करके पेशेंट जुड़े और फिर हम धीरे धीरे बढ़ाएं। मैं चाहता था कि जिस दिन मैं शुरू करूं वहाँ पे लोगों को सारी फैसिलिटी एक ही जगह पे मिल जाए। एटलीस्ट उन्हें लगे कि हाँ हॉस्पिटल है और लोगों को कुछ बेनिफिट भी हो। ये ना हो कि आ रहे हैं फिर मैं उनको कह रहा हूँ कि आप आगे चलिए। तो उस सोच के उस टाइम पे बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो आपको शायद साथ ना भी दिए होंगे, बिकॉज इनिशियली यू आर स्टार्टिंग, उनको पता है शायद पेशेंट भी आया नहीं आया, वो पैसे भी मेरे, यू नो, क्या मैं कुछ बना पाऊंगा या नहीं, राइट। हाँ, काफ़ी चैलेंजेस आए। लोगों ने भी बोला कि यहाँ ऐसी जगह पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो आप, मतलब जो जिस हिसाब से मैंने सेटअप बनाया है एंड ऑल, तो आप ये सेटअप देहरादून में, मैं तो कर तो सकता था। देहरादून में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है, एक में नहीं मिलेगी दूसरे में, लेकिन इस जगह पे लोगों को ज़रूरत है। और तो उस हिसाब से चला था मैं। और तो सर थोड़ा बताइए फाइनेंशियल आपने कैसे मतलब मैनेज किया इनिशियली? बिकॉज अच्छा ठीक है, आपने कुछ पैसे थे, आपने एक लीज पे एक जगह ले ली, थोड़ा मॉडिफाई करा लिया उसको, यू नो, देन मैन पावर को फिर आपने कैसे हायर किया? बिकॉज अगर वेल एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल नहीं है तो लोग जुड़ना भी नहीं चाहेंगे, न्यू डॉक्टर्स जो हैं, दूसरे फ्रेंड्स जो हैं, या जो अदर जो एलाइड हेल्थ का जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, अदर्स जो नीड। हाँ, ऑब्वियसली ये चैलेंजेस तो रहते हैं, पर मेरे साथ एक मतलब पॉजिटिव फैक्टर ये था कि जहाँ मैं काम करता था तो एक मतलब वहाँ के स्टाफ से या डॉक्टर से एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया था पिछले कुछ सालों में, कि जब मैंने सेटअप स्टार्ट किया तो उस जगह से मतलब मेरे हॉस्पिटल का 90% स्टाफ जो था वो मेरे साथ वहाँ से कम सैलरी पे, या कुछ लोग विदाउट सैलरी भी, कि नहीं पहले आप इस्टेब्लिश हो, हम आपके साथ हैं। वेरी गुड। तो वो जो रहता है मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात आई, यू नो, यस, एज ए फाउंडर, यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड। जब न्यू कंपनी होती है लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं और पैसे के पास में नहीं है, यू नो, तो अच्छे लोग मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, बट ऑब्वियसली यू नो यू हैव टू, जो आपके विजन पे जो बिलीव कर रहे हैं, जो आपके साथ में जुड़ रहे हैं, ऑब्वियसली यू नो बाद में तो उनको पे ऑफ किया जाएगा अगर रन किया। पर बस लोगों को थोड़ा डर लगता है अगर नहीं हो पाया तो, यू नो, मेरा टाइम और मेरा मनी, यू नो, रिकवर नहीं हो पाएगा। बट कुछ लोग जुड़े जिन्होंने इवन 6 महीने, डॉक्टर्स थे कि 6 महीने तक उन्होंने कहा कि नहीं हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, पर आप करो। मोटिवेट किया मुझे कि करो, हो जाएगा। तो आज 2 साल में काफ़ी अच्छे उस पर पहुंच चुके हैं। उनमें से कुछ लोग चले गए, उन्होंने फिर अपना भी कर लिया, स्टार्ट किया। आपसे मोटिवेशन लेके फिर हाँ, पहले मुझे मोटिवेट किया, फिर खुद के अपना मतलब हॉस्पिटल डाले हैं। तो सर अच्छा भी लगता है। तो क्या चैलेंजेस रहे अगर आप बताना चाहें कि इनिशियली मतलब स्पेशली किसी और को अगर ओपन करना हो सिमिलर सेटअप, या किसी को क्लिनिक या हॉस्पिटल करना है, तो क्या ध्यान में उनके माइंड में क्या गलतियां ऐसे किया आपको ऐसा लगता है कुछ गलतियां हो गई, यू नो? बिकॉज अगर आपको नहीं पता है, वैसे मैंने ऐसे एकेडमिकली में बहुत गलतियाँ किया मेरी लाइफ में, यू नो, हायरिंग के टाइम पे सम टाइम यू नो, सेटअप में न्यू यू नो सेंटर खोलने में, तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं टाइम टू टाइम। पर आप में ऐसे क्या गलतियाँ कि आपको लगता है कि शायद ये नहीं करे तो और बेटर हम कर सकते थे? थोड़ा एक तो लोकेशन का ही है कि मतलब आज की डेट में अच्छा है, मतलब लोगों का रिव्यू ले रहे हैं तो वो बताते हैं कि आप मतलब अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं, बट जो ग्रोथ मैं चाहता था वो ग्रोथ अचीव नहीं हो पा रही है अभी 2 साल हुए हैं अभी, आई थिंक यू नो 2 ईयर कम नहीं होते हैं एकेडमिकली को भी, अभी 3.5 साल ही हुए हैं, यू नो। आई थिंक जितना टाइम बढ़ता जाएगा इतनी ही ज़्यादा, यू नो, पेशेंट के साथ में एक बॉन्ड बन जाता है ना, तो ऑब्वियसली देखिए मार्केटिंग बहुत काम करती है और डॉक्टर्स को तो, यू नो। तो दूसरा चैलेंजेस ये रहते हैं कि कई सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं हमको, जैसे हॉस्पिटल के लिए, जैसे फायर की एनओसी हो गई,
MPCC हो गया, तो हर जगह pollution का घूस खिलानी certificate पड़ हो जा रही है गया। और डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं, करना। घूस वगैरह का तो नहीं देखो है। आई एम हियर, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, यू ऑलरेडी नो। तो वो मेरे यहाँ पर खोलने में पता नहीं कहाँ कहाँ घूस देना पड़ा होगा, यू नो। और ये बहुत ही जनरल सिस्टम है इंडिया के अंदर, राइट। पर- इतना लाइसेंसिंग राज किया हुआ है, आज भी इतना डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि यहाँ से एनओसी लेकर आओ, वहाँ से एनओसी लेकर आओ, नो। एंड फिर वो टाइम लगता है। उसमें जो टाइम काफी ज्यादा Yes. टाइम कंज्यूमिंग रहता है थोड़ा। गवर्नमेंट का ये थोड़ा फास्ट हो जाए तो मतलब आई थिंक hospital आपको खोलना ऐसा नहीं था काफी कि लाइक वन विंडो होना चाहिए, आपने वहाँ अप्लाई किया और सारे एनओसी वहीं पे मिल जाने चाहिए। पॉसिबल, मतलब सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से उनको इकट्ठा एक्चुअली करना ये भी गवर्नमेंट तो अभी यही का- बोल रहा है ना, आई मीन जो मोदी गवर्नमेंट बहुत टाइम से ट्राई करेंगे, हमारे बहुत सारी चीज़ें ईजी कर रहे हैं, नो, बिजनेसेस के लिए भी, राइट। एंड तो आई थिंक सिंगल विंडो थोड़ा क्लियरेंस वाला मेडिकल फील्ड सिस्टम में भी ये करना चाहिए। करना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, ताकि बाकी सारे डिपार्टमेंट वो कोऑर्डिनेट करें बैक एंड में क्या करना है, राइट। कि भाई एक एप्लीकेशन आया, इस हॉस्पिटल को यहाँ ओपन करना है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ को चाहिए वो उसको प्रोवाइड करिए। बिकॉज अभी गवर्नमेंट में तो कोलाप्स कर गया है पूरा हेल्थ केयर, पूरा का पूरा प्राइवेट पर ही शिफ्ट हो गया है जब से अभी इवन आयुष्मान जब से है, और ज़्यादा हाँ, पेशेंट बढ़ गया है, बढ़ गए हैं इधर इधर भी, राइट। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि भाई आयुष्मान के थ्रू पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है इधर प्राइवेट में दिखाएं। तो आई थिंक उनको भी एक फैसिलिटेट करना चाहिए न्यू हॉस्पिटल को ओपन करने में, न्यू क्लिनिक को ओपन करने में जो भी नीड चाहिए। ये तो सर और क्या बताना चाहेंगे सर, अभी जो 2 साल हो गए हैं, नो, और क्या चैलेंजेस आपने फेस किया? अच्छा, हायरिंग के टाइम में कोई ऐसा फेस होता है कि आपने किसी को कोई ऐड दिया, वो बंदा मिल नहीं रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है, कैसे हायर करते हैं अभी जनरली? एक्चुअली वो जो थोड़ा विलेज एरिया हो गया है, तो मार्केटिंग के लिए अगर यहाँ से भी कोई जाता है जो शहरों से, तो उसमें थोड़ा चैलेंजेस आते हैं कि वो वहाँ की मार्केट को समझना और समझ वो नहीं सब पा रहा, वो करना थोड़ा बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। बेसिकली वो एक आउटर सिटी है, इट्स नॉट इन प्रॉपर सिटी, मतलब 50-60 किलोमीटर दूर है देहरादून से, राइट। तो अब ऑब्वियसली कोई बंदा देहरादून में रह रहा है, वो वहाँ से जाएगा और आएगा, राइट। वहाँ शायद कोई बंदा रहना नहीं चाह रहा, तो बहुत सारे हर्डल्स तो वहाँ पे आएंगे, यू नो। तो सर आपने और कुछ मैनेज किया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ लोन लिया था या कुछ, यू नो, हॉस्पिटल को रन करने के लिए? हाँ, हॉस्पिटल को रन करने के लिए ऑब्वियसली लोन लेना ही पड़ा मुझे। और तो उसके बारे में किसी ने आपको गाइड किया, फाइनेंशियल कैसे मैनेज करना है, नहीं। या यू नो, बिकॉज आई एम श्योर MBBS में या MS में ये तो पढ़ाया नहीं जाता है कि भाई हॉस्पिटल को कैसे मैनेज करना है, यू नो, कैसे उसको रन करना है, राइट। यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स टू रन ए हॉस्पिटल, इट नॉट जस्ट टू भाई मैं सिंगल एक MS मतलब एक, यू नो, सर्जन हूँ, पेशेंट आएंगे मैं इसको दे रहा हूँ, यहाँ सर्जरी करनी है भाई, वहाँ तो पूरा आपको एक OT इस्टेब्लिश करना है एंड अदर थिंग्स, यू नो। नहीं, मुझे स्टार्टिंग में यही लगा था कि हाँ सर्जन हूँ, बैठूंगा, आएंगे पेशेंट आ जाएंगे, पेशेंट आ जाएंगे, और उसी हिसाब से मैंने मतलब जो भी था सेटअप पूरा बढ़िया से कर लिया था कि हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, लोगों को विश्वास जीतना लोगों का थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। हाँ, उसमें लगा, काफ़ी टाइम लगा, बट लोगों का रिस्पांस अच्छा आया। तो अभी हम हमारे सेटअप में ही करीब करीब 900 से 1000 सर्जरीज कर चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर। अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी 15 जनवरी 1000 प्लस सर्जरीज कर लिया, यू नो, 2 साल के अंदर। दिस इज नॉट, यू नो, तो विद 100% सक्सेस रेट, कभी मतलब पेशेंट की कोई कंप्लेन नहीं रही। तो ये चीज़ सर कभी ऐसा हुआ कि कभी, यू नो, फाइनेंशियल्स मीट नहीं कर पा रहे हैं और हॉस्पिटल को, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको सैलरी पे करना है और इतना अकाउंट में पैसे ही नहीं है, राइट, तो कैसे मैनेज करते? कभी ये मेरे साथ में तो बहुत टाइम पे हुआ ना, आई मैनेज हियर एंड देयर से। तब लोन ले लेते थे लोन पे लोन एक्चुअली लिए, काफ़ी लोन लिए हैं। लोन को फिर से इंटरेस्ट भी पे करना है भाई, और यू नो, तो लॉट ऑफ थिंग्स। ये था कि हॉस्पिटल का ब्रेक इवन तो मतलब आ ही गया है, बट ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें भी। मेन वही लेके चल रहे हैं कि 1000 डेज दो किसी भी बिजनेस को, तो हो ही जाता है। तो सर थोड़ा ये होता है कि होप में है। आप एक कॉर्पोरेट जॉब में थे, उससे पहले गवर्नमेंट में थे, एंड हॉस्पिटल जो ओपन किया, तो आपको कुछ रिग्रेट होता है यार मेरे को अभी अगर मैं नहीं भी खोलता तो 4-5 लाख रुपए में किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अर्न कर रहा होता? मतलब नहीं, रिग्रेट तो नहीं होता, थोड़ा लगता तो है कि मतलब तब ये था कि जब जॉब कर रहा था तो जो पैसा रहता था अपना जी,
इंजॉय कर रहा होता था लाइफ का भी। अभी थोड़ा सा ये है कि फोकस अभी पूरा हॉस्पिटल पे ही है। अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, जितने Responsibility भी स्टाफ है उन सबकी भी सैलरी आपको ही देनी हाँ, है। भाई ये है कि उन सब की तो सैलरी निकल जा रही है, अपनी हाँ। पॉकेट में कुछ नहीं बच रहा है। Yes. तो पिछले 2 साल से एक तरह से खुद को जॉबलेस तो महसूस करता ही हूँ। सर बेसिकली वेरी इथिकल प्रैक्टिस करते हैं और वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे बेसिकली जो ना ट्रीटमेंट करते हैं। तो पैसा जो है जब पेशेंट का वर्क जो है फ्लो थोड़ा बढ़ेगा तभी कुछ बन पाएगा इनकी पॉकेट में। जितना आ रहा है लाइक ब्रेक इवन भी चल पा रहा है, राइट? चल पा रहा है, हाँ। तो और सर ऐसा कभी ऐसा लगा जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब किया, आपने फिर कारपोरेट और एक अपना हॉस्पिटल, तो तीनों का एक अपना क्या एक्सपीरियंस रहा? कि थोड़ा एक लाइन 2 लाइन में आप शेयर करना चाहोगे? गवर्नमेंट जॉब में, फिर आप कारपोरेट में, नाउ ऑन सेटअप है। गवर्नमेंट जॉब से तो मेन यही था कि गया, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। वहाँ पे सीनियर्स थे साथ में, तो एक बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में काम किया है, तो एक उनके अंडर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर कॉर्पोरेट में गया, वहाँ भी सीनियर्स रहते थे, एज ए सीनियर रेजिडेंट ही रहा, तो काफ़ी बड़े सर्जन्स के साथ काम किया। तो एक कहते हैं ना कि एक छत्र छाया में उनकी चल रहा था। जी अब जी। अपने सेटअप में बिल्कुल ये है कि अब आप ही सब कुछ हैं। हाँ। तो थोड़ा सा तब थोड़ा डर डर के कह लो या कुछ है, कदम रखने पड़ते हैं आगे ना बढ़ने जी, के जी। लिए। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे ये था कि पहले ले लेते थे, अब थोड़ा सोचना पड़ता है। कई पेशेंट आते हैं ऐसे कि हार्ट है जी 24% 25% काम कर रहा है, और 3-4 हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया दिखा है, चुका है already, दिखा हाँ। चुका है। एक था उनका मतलब इंटेस्टाइनल परफोरेशन था, केस था, 6-7 दिन से वो घूम रहे थे, तो कई हॉस्पिटल से मना कर दिया गया था कि ये पेशेंट को हम नहीं ऑपरेट करेंगे, पेशेंट मरना ही मरना है कि बोल के। तो वो मेरे पास आए, कुछ लोकल लीडर्स आए थे वहाँ के, तो वो आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये आपको करना है। तो मैंने उन्हें सीधा देखा और मैं सीधा ये बोला कि सिर्फ 1% चांस है बचने का, 99% चांस है कि नहीं। अगर ऑपरेट नहीं किया तो 100% है। रिलेटिव तैयार हो गए कि सर आप कोई बात नहीं, हमें पता है, क्योंकि वो कई जगह घूम के आ चुके थे। जी जी जी। ठीक है, वो हमने उसे ऑपरेट कर दिया पेशेंट को। 8-9 दिन आईसीयू में रहा, फिर कुछ दिन वार्ड में रहे, तो 15-16 दिन में वो घर चले गए। आज 1.5-2 साल हो गए, पेशेंट ठीक है। वेरी गुड। ऐसी कहानियों से ही बोलते हैं कि यार डॉक्टर को एक भगवान बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि राइट कि इतना कम चांस है वो भी लिया और वो भी सक्सेसफुल रहा, राइट? ऐसे मतलब कई केस हैं, 4-5 केस तो मतलब ऐसे ही हैं कि जो मतलब ना, मतलब कई जगह से रिजेक्ट होके आए और वो रिस्क मैंने ले लिया। सर एक ऐसे कोई आप कहानी सुनाना चाहेंगे, बताएंगे कि कोई ऐसा पेशेंट था लाइक अफोर्डेबल भी नहीं कर पा रहा है या कुछ ऐसा बहुत ही मतलब उसकी कहानी बहुत ही आपके दिल को छू गई इस पेशेंट की और आपने उसको हेल्प किया हो? ऐसा मतलब कई केस आते रहते हैं। कई बार पेशेंट के पास नहीं होता, 1 रुपया भी नहीं होता है। तो इवन अभी करीब 7-8 महीने पहले की बात है, वो पहाड़ों से एक पेशेंट आए थे, काफ़ी पुअर थे और इंटरनल ब्लीड हो रहा था पेशेंट का जो ब्लड था वो 4.5 ग्राम रह गया था और एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा था। तो अब उनको मैंने एडमिट तो कर लिया। अब उनकी इमरजेंसी में ऑपरेशन भी होना था, सब कुछ ठीक था। अब उनको मैंने बोला कि आप ब्लड बैंक से ब्लड लेके आ जाइए। तो उनके पास वो ब्लड खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो तब थोड़ी सी मैंने मदद कर दी थी कि जाइए आप अपना 2 यूनिट ब्लड लेके आ जाइए। और फिर उसको पेशेंट को ऑपरेट किया, फिर पेशेंट ठीक हो गया, स्टेबल हो गया, फिर वो चला गया, मतलब ठीक होके गया। वेरी गुड। तो पेशेंट की जान भी उसमें जा सकती थी कि 4 ग्राम खून तक पहुंच गया था 1-2 दिन के अंदर ही। अगर 1 आध दिन का और डिले होता तो वो 4 से 2 ग्राम और 1 ग्राम और। तो सर ऐसे केस में जो है लाइक आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंट्रोड्यूस किया है, कुछ हेल्प कर पाता है इस पर थोड़ा बता पाएँ कि आप इसको एक्सेप्ट करता है आपका हॉस्पिटल और कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं, इनमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर आज की डेट में? मेरा जो है NABH हॉस्पिटल है ये, और आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में आते हैं हम, और आयुष्मान भारत में ही 90 to 95% केसेस हमारे होते हैं। अच्छा।
मतलब सिर्फ 5% केसेस होंगे जो कि कैश या कोई इंश्योरेंस वगैरह तो के आपके होंगे। पास में अगर Maximum- अगर पैसा नहीं है और अगर आपको ट्रीटमेंट करना तो भी आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं, बिकॉज आयुष्मान भारत के थ्रू आपका पूरा कवर हो सकता है, तो गुड न्यूज़ फॉर यू। जी, तो बस में फाइनेंशियल का रहता है कि आयुष्मान से पेमेंट थोड़ी सी डिले आती है, तो हमें थोड़े चैलेंजेस आ जाते हैं कि सैलरी भी देनी देखो है, हॉस्पिटल सब को कुछ रन टाइम पे करना है, देना यस, है, जो एक एम्प्लॉय हॉस्पिटल के अंदर उसको तो टाइम से सैलरी देना सैलरी है, चाहिए। और अगर डिले हो गया आयुष्मान भारत का जो पेमेंट है तो फिर सैलरी कहाँ से हो पाएगी, राइट। तो आई थिंक उसको गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर फिक्स कर देती है उसको एसेप, मे बी उसको 30 डेज कर दे कि भाई जो भी प्रोसेस हुआ 30 डेज 45 डेज भी कर दे, बट एक रूटीन से आते रहें तो मतलब इतना रोटेशन फिर जो है इश्यूज नहीं चलता रहे, होंगे। है ना, हाँ, मतलब 45 डेज के 60 डेज भी करे बट फिक्स कर दें। हॉस्पिटल को रनिंग के लिए भी कुछ अमाउंट चाहिए ही होता है, बिना उसके नहीं होता है। यस। तो सर इस आयुष्मान भारत में मतलब क्या देखते हैं जनरली, सारे की एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब कितने पैसे तक की मदद मिल सकती है, मतलब आप बता पाएँ क्या है आयुष्मान भारत? किस चीज़ में? मतलब एक एज ए पेशेंट, तो कौन कौन से पेशेंट को आप मतलब इसमें ये हर एक के लिए है ये एप्लीकेबल, और लाइक बीपीएल जो पेशेंट है? नहीं 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 नहीं, आयुष्मान भारत आज की डेट में उत्तराखंड में हर नागरिक के लिए है। इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो 5 लाख तक का ये ट्रीटमेंट? फैसिलिटी है कि मतलब ये अच्छा है कि हर इंसान यूज़ कर सकता है इसको, और 5 लाख तक का ट्रीटमेंट है। बट हमारी सर्जरीज या उसमें सब फिक्स रहता है कि इस सर्जरी का इतना रहेगा और इसका इतना रहेगा, इस हिसाब से होता है। हाँ, वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में मेडिकेयर है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो मेडिकेयर में भी सेम थिंग होती है, वहाँ पर तो 1 रुपया भी वी नीड टू पे, नो। मैं पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मैंने कभी 1 रुपया भी किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में पे नहीं किया, बिकॉज एवरीथिंग कवर बाय द मेडिकेयर, मैं गवर्नमेंट में जाऊँ या प्राइवेट में जाऊँ, सारा का सारा मेडिकेयर कवर करता है वहाँ पर। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने यहाँ पर कॉपी किया है, मैं कह सकता हूँ कि भाई आयुष्मान भारत इज ए गुड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और बहुत सारे पेशेंट को इससे जो है हेल्प भी मिल पा रहा है। बट आई थिंक गवर्नमेंट में थोड़ा सा जो डिले वाला इश्यू उसको अगर सॉल्व कर देंगे तो आई थिंक और फास्ट काम हो सकता हाँ, है। थोड़ा फास्ट काम हो जाएगा और अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकेंगे। तो सर थोड़ा बताइए सर, ये NABH जैसे बताया कि आपका हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है, तो NABH क्या होता है और इससे क्या मतलब यदि सिंपल एक पेशेंट को क्या मालूम होता है, क्या उसको मतलब लाइक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ केयर मिलेगा, क्या मतलब होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या स्टैंडर्ड है इसका NABH का? NABH बेसिकली नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स है। इसमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रहता है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको पेशेंट केयर के लिए करने ही करने हैं। मीट करने का? हाँ, अगर इसमें कुछ इशू आते हैं तो फिर आप मतलब एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो काफ़ी वो रहता है, टफ रहता है इसमें, मतलब पेपर वर्क भी बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, और पेशेंट केयर तो ऑब्वियसली ज़रूरी भी है, और पेशेंट्स के लिए अच्छा भी है कि आप एक अच्छे NABH हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड एक नॉर्मल हॉस्पिटल और एक उस NABH हॉस्पिटल में केयर ऑफ स्टैंडर्ड भी आपको डिफरेंस समझ आ जाता है। तो सर अगर हम बात करें कि देहरादून में कितने ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे इन जनरल, मे बी हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, यहाँ पर NABH कितने होंगे अगर आप बता पाएँ? मे बी हाफ ऑफ देम, और 20-30% NABH होंगे, बाकी तो काफ़ी हैं। तो लगा लीजिए 100 हॉस्पिटल हैं तो उसमें 30 को ही NABH एक्रेडिटेड है और बाकी प्रॉपर नहीं। मतलब जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। सर आपने कैसे इसको अप्लाई किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या देखते हैं बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर, जो इसके इसमें इंस्पेक्टर आते हैं, क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं वो? इंस्पेक्टर आते हैं, वो एक एक चीज़ देखते हैं, सारी आपकी मशीनरी देखते हैं, आपका स्टाफ देखते हैं कितना नॉलेजेबल है, क्या है, नर्सिंग मतलब स्टाफ उनका हो, आपका प्रॉपर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस, या ऑल दोस थिंग्स? हाँ, उनको क्या क्या ट्रेनिंग दी गई है कि पेशेंट आ गया, एक इमरजेंसी में आ गया है, कोई ICU में, उसको इमीडिएट CPR की ज़रूरत है, तो क्या आपका नर्सिंग स्टाफ जो है वो इतना कैपेबल है कि वो है, कहीं पे कुछ स्पिलेज हो गया है तो आपका जो GDA स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग है कि नहीं है, कि कैसे उठाना है, क्या करना है किसी भी चीज़ का, तो अलग अलग लेवल पे रहता है काफ़ी। तो आपने कैसे फाइंड आउट किया कैसे अप्लाई करना है, और स्पेशली लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट नीड टू फुलफिल बिफोर टू अप्लाई? हमने हायर किया था, किसी कंसल्टेंसी को हायर किया था, फिर उन्होंने कराया, इसमें भी करीब 7-8 महीने हमें लग गए, तो तब जाके NABH का वो हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद भी फिर 2-3 महीने बाद
जो है परमिशन आई। NABH होना ज़रूरी इसलिए हॉस्पिटल्स का कि जिसमें आप आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी डायरेक्ट पेशेंट आप ले सकते हैं, या फिर आपके जो इंश्योरेंस हो गए, TPAs वगैरह हो गए, तो उसमें NABH मतलब कंपलसरी है ही है। तो आपके हॉस्पिटल में जो प्राइवेट इंश्योरेंस है बहुत सारे आजकल मार्केट के अंदर है, तो वो भी आप एक्सेप्ट करते हैं वो, या कुछ इंश्योरेंस चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ एक्सेप्ट पर? तो हम कर रहे हैं, बट अभी तक इंश्योरेंस मतलब प्रॉपर सारे इंश्योरेंस हमारे पास आए नहीं हैं। अभी सिंगल एक SBI जनरल लाइफ का इंश्योरेंस है, तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है कि हम पिछले 1.5-2 साल से लगे हुए, हमें प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं मिल पा रहे हैं कि जो हमारी हेल्प कर दें कि जो कैसे हॉस्पिटल ऑनबोर्ड में करते हैं, क्या उनकी onboard रिक्वायरमेंट हो होती जाए। है Yes. बेसिकली। तो बेसिकली बहुत सारे आजकल तो तो- प्राइवेट कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस बेच रही हैं पेशेंट के लिए, बट हॉस्पिटल को भी ऑनबोर्ड करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर को पता ही नहीं है कि यार मोस्टली है कि करना कैसे। करना क्या है बेसिकली। बेसिकली ये है कि हॉस्पिटल बिजनेस है या कुछ भी हम खोलते हैं, तो हमें प्रॉपर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हमें इन सब की पहले से ही गाइडेंस पहले मिल से जाए। ही व्हेन यू आर डूइंग योर PG स्पेशली वहाँ अगर सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर दी जाए, एटलीस्ट कुछ कुछ ट्रेनिंग तो दी जाए, मालूम तो हो क्या ये चीज़ें करनी है कैसे करनी है, तो ईजी रहेगा। क्योंकि मेरे लिए ये था कि बस निकल पड़ा और कि हॉस्पिटल खोलना है और चलना है। along the way आपने लर्न किया सब। हाँ, धीरे धीरे लर्न किया, बट काफ़ी लंबा समय लग गया। यही चीज़ें अगर पहले ही पता होती तो हम उस प्लानिंग से चलते तो और ज़्यादा तो जब हॉस्पिटल आपको ओपन में मन में आया खोलना है अपना, तो कितना टाइम लगा मतलब आपको ओपन करने में? लाइक 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, आपने कितने साल अपने दिमाग में आपने इसको हॉस्पिटल को एक आइडियल हॉस्पिटल आपने बनाया कि 2 साल लगे, 3 साल लगे एक्शन लेने में? नहीं, मेरे को 1 साल से ऊपर का समय लगा। मैं सोचता रहा काफ़ी टाइम तक, तो फिर वही हुआ लास्ट में कि कब तक सोचता ही रहूँगा। 1 साल, 1.25 साल हो गया था, बैठा रहा, सोचता रहा। फिर मैंने जब हॉस्पिटल खोलना शुरू किया, मैंने अपनी फैमिली में भी किसी को बताया ही नहीं था। जब हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया था, इनॉग्रेशन से जस्ट 1 महीना पहले ही मैंने अपने घर में बम फोड़ा कहते कि मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल खोला है। और तब तक मैं एग्जॉस्ट हो चुका था एक्चुअली कि अब मेरे बस का नहीं है जॉब करना, मुझे खोलना ही खोलना। नहीं, जॉब तो छोड़ चुका था। मतलब जॉब के साथ साथ मैं तैयारी कर रहा था। तब जितना मतलब एफर्ट मैं डाल सकता था, बैंक से लोन थे या कुछ थे, मैं वो सब कुछ कर चुका था। उसके बाद अब हो गया था कि अब मैं इससे आगे नहीं कर सकता, और सिस्टम ये खुलने से पहले ही कोलैप्स ना कर जाए, तब मुझे फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पर आपके मन में ऐसा नहीं है यार हॉस्पिटल तो मैंने खोल रहा हूँ, खोल दिया और नहीं चला तो क्या होगा? अभी तो पूरा फ्यूचर आगे पड़ा है, राइट? मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन है ओपन करना, और ओपन करने के बाद कंसिस्टेंटली इसको रन करना। नहीं, नेगेटिव थॉट्स तो आए ही नहीं थे। बस ये था कि अगर खोलूंगा तो चलाऊंगा ही कैसे भी करके। वेरी गुड। अगर जाता कि करूंगा नहीं करूंगा तो फिर शायद आज भी मैं जो भी कर रहा होता। तो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, राइट? आपको अपना क्लिनिक, हॉस्पिटल, व्हाटएवर यू वांट यू कैन बेसिकली। बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल एंटरप्रेन्योर हैं। इवन आई कैन सी लॉट ऑफ डॉक्टर, इवन IAS ऑफिसर्स भी बन रहे हैं। पहले एक टाइम था जो है इंजीनियरिंग वाले या IIM वाले लोग जाया करते थे, पर आजकल मेडिकल से ही बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो राइट? सर एट द एंड आप क्या बोलना चाहेंगे जो अभी जो न्यू डॉक्टर्स से हमें वॉच कर रहे हैं उनके मन में होगा PG करना है या उनको हॉस्पिटल खोलना है, तो उनको क्या लर्निंग करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, PG तो पहले कर लीजिए, वो तो कंपलसरी है ही है। और दूसरा ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना भी चाहते हैं तो पहले पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ जाने से ही नहीं होगा और सिर्फ सोचने से भी नहीं होगा। करना है तो आपको। Yes. Okay, guys. Thank you so much. And if you have any other question, please leave a comment below. So we will try to cover in our next podcast. Thank you.